हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर किरण रामटेके, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वैशाली नगर, भिलाई में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको एमए सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 1 जिसमें अरस्तु प्रस्तावित है उनके बारे में बताने जा रही हूँ। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिक्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अरस्तु के क्रांति की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरस्तु ने क्रांति का क्या अर्थ बताया है। अरस्तु ने क्रांति का जिस अर्थों में प्रयोग किया है वह क्रांति के वास्तविक अर्थ से एकदम भिन्न है। उनका कहना था, जब संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वह क्रांति कहलाती है। तो ये हुआ अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने क्रांति को कितने भागों में बांटा है। तो अरस्तु के अनुसार हम देखते हैं क्रांति के प्रकार। नंबर 1 है आंशिक एवं पूर्ण क्रांति। संविधान के किसी महत्वपूर्ण भाग में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसको आंशिक क्रांति कहते हैं, और यदि संपूर्ण संविधान ही परिवर्तित कर दिया जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण क्रांति। जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र की स्थापना। नंबर 2 है रक्तपात एवं रक्तहीन क्रांति। रक्तपात के द्वारा किए गए परिवर्तन को रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति। और शांतिपूर्ण तरीकों से किए गए परिवर्तन को कहते हैं रक्तहीन क्रांति, जैसे इंग्लैंड की क्रांति। नंबर 3 है व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत क्रांति। यदि किसी व्यक्ति को हटाकर परिवर्तन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं, और यदि बिना किसी व्यक्ति को हटाए बिना संविधान को ही पूरा परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। नंबर 4 है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। अरस्तु का कहना था कि यदि किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाए और संविधान भी परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहते हैं। और 5वां है वैचारिक क्रांति। जब राज्य में किसी भाषण के द्वारा बदलाव आता है या परिवर्तन आता है तो अरस्तु ने उसे वैचारिक क्रांति का नाम दिया है। अब हम देखते हैं कि क्रांति के क्या क्या कारण बताए हैं अरस्तु ने। सबसे पहला कारण है सामान्य कारण, और सामान्य कारण में नंबर 1 पर है समानता की इच्छा। प्रजातंत्र के मूल तत्वों में समानता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और शासन की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समान समझा भी जाता है। लेकिन जब सामान्य जनता पूर्ण रूप से शासक वर्ग के जैसे बनना चाहती है या उसका प्रयत्न करती है तो उसका परिणाम होता है परिवर्तन या क्रांति। और नंबर 2 पर है न्याय की उपेक्षा। किसी वर्ग विशेष को
या व्यक्ति विशेष को जब उसकी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो वह एक निश्चित अनुपात में क्रांति की शरण में चला जाता है। नंबर 2 है विशेष कारण, और विशेष कारण में नंबर 1 है लाभ की इच्छा। जब शासक वर्ग सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने लग जाता है और व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करता है तो शासित जनता उस शासक की निंदा करने लगती है और फिर क्रांति का आरंभ हो जाता है। नंबर 2 है सम्मान की इच्छा। अरस्तु ने कहा था कि यदि कोई शासक किसी व्यक्ति को अनुचित सम्मान देता है तो उसके बदले में जनता आवाज़ उठाती है, क्योंकि सम्मान की इच्छा सभी के हृदय में पाई जाती है। नंबर 3 है श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना के अंतर्गत अरस्तु ने यह बताया कि जब कुछ व्यक्ति धन के आधार पर या कुलीनता के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और शासन सत्ता को हथियाने का अनुचित प्रयत्न करते हैं तो जनता भड़क जाती है और क्रांति के बीज प्रस्फुटित होते हैं। चौथा है घृणा। घृणा का भी क्रांति के मूल कारणों में महत्वपूर्ण स्थान है। जब किसी राज्य में एक वर्ग सत्ता संपन्न हो जाता है और जनता का शोषण करने लगता है तो इस वर्ग के प्रति जनता में घृणा की भावना आ जाती है और यही घृणा चरम सीमा में जब पहुंच जाती है तब क्रांति का जन्म होता है। 5वां है जातियों की विभिन्नता। अरस्तु ने कहा था कि जातियों की विभिन्नता के कारण भी क्रांति का जन्म होता है, क्योंकि जातियों की विभिन्नता के कारण समाज में एकता की भावना का अभाव पाया जाता है और यही अभाव क्रांति को जन्म देती है। 6वां है पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवाद के कारण भी क्रांति का जन्म होता है। जैसे 2 राजकुमारों के बीच में प्रणय कलह। और फिर 7वां है शासक वर्ग की असावधानी। अरस्तु का कहना था कि कभी कभी शासक वर्ग असावधानी बरतता है और उससे भी क्रांति का जन्म होता है, क्योंकि शासक वर्ग द्वारा कुछ अयोग्य व्यक्तियों को शासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद वे स्वयं उस शासन सत्ता को हथियाने का अनुचित प्रयास करते हैं, तब क्रांति का जन्म होता है। और फिर 8वां है मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग समाज में संतुलन स्थापित करता है और अगर ये न हो तो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में जो खाई है वह और चौड़ी होते चली जाती है और इस वर्ग की समाप्ति पर ही क्रांति का जन्म होता है। और अब है नंबर 3 विशेष शासन पद्धतियों में क्रांतियों के विशेष कारण। नंबर 1 है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में नेताओं का आधिक्य होता है जो धनी वर्ग की निंदा करते हैं और निर्धनों को उनके विरुद्ध भड़काते हैं। इससे धनी वर्ग अपनी निंदा से उब जाता है और फिर क्रांति का जन्म होता है। नंबर 2 है धनिक
तंत्र। अरस्तु ने धनिक तंत्र में क्रांति के 2 कारण बताए हैं। नंबर 1, जनता के प्रति अत्याचार, और दूसरा शासक वर्ग का पारस्परिक वैमनस्य या ईर्ष्या, और नंबर 3 है एक तंत्र। अरस्तु का कहना था कि एक तंत्र में निरंकुश शासक का अत्याचारपूर्ण व्यवहार ही जनता को क्रांति करने के लिए बाध्य कर देता है। अब हमको ये देखना है कि क्रांतियों को रोकने के क्या क्या उपाय बताए हैं अरस्तु ने। अरस्तु ने क्रांति के रोकने के 2 उपाय बताए हैं। एक सामान्य उपाय। सामान्य उपाय में नंबर 1, कानून की सर्वोच्चता। अरस्तु का कहना था कि राज्य को व्यक्ति में कानून के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन न कर सके। कानून का उल्लंघन नहीं होगा तो फिर क्रांति भी नहीं होगी। नंबर 2 है शक्ति का विभाजन। अरस्तु का कहना था कि यदि शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ में होती है तो क्रांति होती है। इसीलिए चाहिए कि शक्ति का विभाजन कर दिया जाए। शक्ति का विभाजन होने से भी क्रांति नहीं होगी। नंबर 3 है शिक्षा का महत्व। अरस्तु का कहना था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में कर्तव्य के पालन की भावना आती है, संविधान का आदर करना वह सीखता है, और साथ ही शिक्षा के द्वारा शासन व्यवस्था को भी स्थायी बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा एक माध्यम है अरस्तु के अनुसार क्रांति को रोकने का। और फिर है चौथा, सम्मान एवं पदों का न्यायपूर्ण वितरण। किसी भी व्यक्ति को राज्य में योग्यता के आधार पर लाभ, सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए, ऐसा अरस्तु कहते थे। अगर ऐसा हो जाता है तो जनता असंतुष्ट नहीं होगी और क्रांति का जन्म भी नहीं होगा। नंबर 5 है धन का समान वितरण। राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि धन का समान वितरण हो, ताकि आर्थिक समानता स्थापित हो। आर्थिक विषमता जहाँ पर होती है वहाँ पर क्रांति का जन्म होता है। इसलिए समानता स्थापित करना आर्थिक रूप से बहुत जरूरी है। उसके बाद है राज्य अधिकारियों की अवधि सीमित। अरस्तु का कहना था कि राज्य अधिकारियों की अवधि कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उनकी अवधि कार्य करने की यदि लंबी हुई तो स्वार्थ सिद्धि में लग जाएंगे। इसीलिए कार्य का जो उनका कार्यकाल की जो उनकी अवधि होती है वो कम से कम होना चाहिए। और फिर है अगला, स्वस्थ मध्यम वर्ग। समाज में स्वस्थ मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि होना चाहिए, ताकि समाज में संतुलन स्थापित हो सके और क्रांति को भी रोका जा सके। अब नंबर 2 है विशेष शासन पद्धतियों में क्रांति को रोकने के विशेष उपाय। नंबर 1 है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में हम कैसे क्रांति को रोक सकते हैं? तो कुलीन तंत्र में क्रांति को रोकने का उपाय बताया है अरस्तु ने। उनका कहना था कि दलित वर्ग के साथ योग्य व्यवहार होना चाहिए और साथ में उनको समानता का दर्जा देना चाहिए, ताकि क्रांति उत्पन्न न हो सके। दूसरा है धनिक तंत्र। अरस्तु ने कहा था कि धनिक तंत्र में क्रांति को रोका जा सकता है जब गरीबों को राज्य कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा तब। और फिर है प्रजातंत्र। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में क्रांति को रोकने का
बहुत ही सुंदर उपाय अरस्तु ने बताया। उनका कहना था कि धनी वर्ग के साथ उदारता का व्यवहार हो जाए तो क्रांति को रोका जा सकता है। तो इस तरह इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा क्रांति का अर्थ, क्रांति के प्रकार, क्रांति के कारण और उसको रोकने के उपाय। आशा है ये वीडियो लेक्चर आपके अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।